हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज है 14th ऑफ फेब 2021 और इसके साथ ही हम गिरिराज न्यूज़पेपर 15th ऑफ अप्रैल 2020 का भी डिस्कशन करेंगे साथ में ही। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा सब इंस्पेक्टर का बैच भी चला हुआ है साथ में, तो आप में से कोई अगर उसको ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि वो स्टार्ट जो हुआ था 1 फेब से स्टार्ट हुआ है 2021। तो अभी तक नोटिफिकेशन आने में टाइम लगेगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन साथ साथ में कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीवियस लेक्चर जो हैं, लाइव लेक्चर जो अभी तक हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, और उसके साथ ही स्टडी मटेरियल में जा करके उसमें आप देख सकते हैं कि अभी क्या क्या उसमें लेक्चर्स हुए हैं, या जो स्टूडेंट्स ने ऐसे राइटिंग की है वो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आप जितने भी नए लोग इसमें शामिल होंगे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की ट्रिब्यून के साथ। जो आज इम्पॉर्टेंट इसमें न्यूज़ आई है, दैट इज़ केबल मेट्रो पार्ट ऑफ प्लान टू ईज शिमला ट्रैफिक। देखिए, शिमला में जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते होंगे, अगर आप शिमला कभी आए होंगे तो यहाँ पर आपको गाड़ी की पार्किंग करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि शिमला में जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाए। या आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर इतनी समस्या है और आप एक्स्ट्रा रोड कहाँ बनाएंगे, आप नहीं बना सकते हैं, हिली एरिया है, रिस्क ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, न टनल बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इंटरव्यू के लिए भी बन जाता है और आपका मेंस के लिए बन जाता है। 1.20 लाख व्हीकल रजिस्टर्ड इन शिमला टाउन। 1,20,000 जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं वो शिमला टाउन में हैं। टाउन की बात कर रहा हूँ, शिमला टाउन की सिर्फ, बाकी जो बाहर से आते हैं वो अलग हैं। तो जो अकोमोडेशन है वो कितने हैं पब्लिक पार्किंग में? 2,500 व्हीकल में। और 24,000, रफली 24,000 जो व्हीकल होते हैं वो आप डिफरेंट एरिया में देखेंगे, सड़क के साइड में पार्क की होती है गाड़ियाँ। कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस है कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर चलान होते हैं रेगुलरली, लेकिन कहीं पर आपको जगह दी जाती है कि यहाँ पर आप पार्किंग कीजिए। तो 24,000, लगभग 24,000 गाड़ियाँ जो होती हैं वो साथ में पार्किंग गाड़ियों के साथ रोड में पार्क की गई होती हैं। तो इसके लिए क्या प्लान लिए गए हैं गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट क्या कर रही है इसके लिए? देखिए, स्मार्ट सिटी, शिमला को एक स्मार्ट सिटी बनाना है, उसके लिए भी काम चला हुआ है, वो भी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो इसमें करना क्या है आपने कि एक्सपेंशन ऑफ ओल्ड ISBT एंड शिफ्टिंग ऑफ लक्कड़ बाजार बस स्टैंड टू ढली। जो लक्कड़ बाजार में बस स्टैंड है उसको अगर ढली में शिफ्ट किया जाएगा तो जितना भी वहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है, बसेज जहाँ पर आ रही है, तो उसको वहाँ शिफ्ट हो जाएगा वो ढली टनल के लिए। तो वहाँ से आप बाहरी एरिया से जा सकते हैं फिर, ताकि आपको मेन शिमला में बसेस का जो जमावड़ा ना लगे। ठीक है, उसके साथ ही द प्लान आइडेंटिफाइज 22 ट्रैफिक बॉटलनेक्स इन द टाउन। ठीक है, 22 ऐसे एरियाज कि जहाँ पर आप जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा है। इट ब्लेम्स ट्रैफिक चाउस ऑन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ पार्किंग पेस, हैप्पजार्ड्स पार्किंग अलोंगसाइड नैरो रोड्स, लैक ऑफ ट्रैफिक सेंस अमंग द पीपल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन जो भी है, मतलब लोगों में समझ कम है कि गाड़ी कहीं भी पार्क कर रहे हैं या बीच में गाड़ी खड़ी कर रहे हैं जब भी उनको पता है कि पीछे ट्रैफिक लग जाएगा। तो इस तरीके से तो गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी बनाने में भी इसमें क्या है, 2,000 पार्किंग्स लॉट्स डिफरेंट एरियाज़ में। जैसे IGMC में चला हुआ है काम, विकास नगर, संकट मोचन, राजभवन, पंथा घाटी। इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो पार्किंग्स है वहाँ पर गाड़ियाँ शिफ्ट हो जाएंगी फिर। ठीक है, तो इसमें से आप थोड़ा सा दे सकते हैं कि किस तरीके से ये काम चला हुआ है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है, या स्मार्ट सिटी में किस तरीके से ये पार्किंग को टैकल करने के लिए प्लान्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट इज ड्राई विंटर गुच्ची यील्ड लाइकली टू बी लो। आपने ये अपने गांव में देखा होगा, हिमाचल में मैक्सिमम एरिया में जो मिड एरियाज हैं, मिड टू हाई एरियाज, उसमें ये मिल जाएगा आपको देखने के लिए गुच्ची। पहाड़ी भाषा में ये डिफरेंट नाम से जाना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो इसका जो ये उगता है जब थंडरबस्ट होती है, जब बिजली चमकती है, तब ये उग जाते हैं, ऐसा माना जाता है। पहाड़ी जो भाषा है, पहाड़ी जो मान्यता है उनके अनुसार। यहाँ भी लिखा गया है
ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म्स इन द स्प्रिंग सीजन। लेकिन experts says the moist and the humid weather conditions during the winter boost the growth of edible fungus। जो अभी देखिए स्नोफॉल कम हो रहा है, रेनफॉल कम हो रहा है, उसी वजह से क्या हो रहा है, उसी वजह से इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। ये इस आर्टिकल में बेसिकली जो कहा गया है। अगर ये वैसे तो क्वेश्चन कम आएगा, लेकिन ये आ सकता है गुची एरिया आखिरकार ये इस ईयर इसकी प्रोडक्शंस जो है वो कम क्यों हुई। अभी हम लास्ट में देखेंगे, लास्ट तक वीडियो देखें आप, क्योंकि लास्ट में जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप 15 अप्रैल 2020 का पढ़ रहे हैं, 15 अप्रैल। तो उसमें जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, डिफरेंट स्कीम्स जो बताई है उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट प्रमोटेड शिमला कालका रेल ट्रैक एज यूनियन MOS। इसमें क्या किया है, इसमें क्या बताया गया है आर्टिकल में, शिमला कालका रेल, कालका शिमला रेल, कालका शिमला रेलवे, जो हमारे गवर्नर हैं, गवर्नर था ये बंदारू दत्तात्रेय, उन्होंने ट्रेवल किया किसमें, रेल में, कालका शिमला रेल में। तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा जाना है सिर्फ। ठीक है, हमने इसमें नहीं जाना कि उन्होंने वहाँ पर क्या किया, कहाँ पर रुके वो, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज जब आप न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी हिस्ट्री में चले जाइए कि ये कब बनी थी, इसके पीछे क्या रीज़न था। जो ये कंप्लीट हुआ था 1903 में हुआ था कंप्लीट, कालका शिमला रेलवे का नैरो गॉज है ये, नैरो गॉज रेलवे लाइन 762 mm, मतलब से इतनी है ये। आप अगर देख जाएंगे तो इतनी कर मिलेगी, ऐसे नहीं है, खुली नहीं है, बहुत खुली नहीं है, इतनी कर है ये 762 mm। तो कंप्लीट को कब हुआ, 1903 में। और इसमें जो लगभग ब्रिजेस थे वो थे 864 ब्रिजेस, 864 ब्रिजेस। और टनल 103 पहले थी, लेकिन अब एक काम नहीं करती है, तो 102। और जो लॉन्गेस्ट टनल है, अगर आप वो भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, लॉन्गेस्ट टनल नियर धर्मपुर, नियर धर्मपुर। और जो इस रेलवे लाइन के जो प्रमुख इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर, यहाँ पर भी वैसे बताया गया है हैरिंगटन, HS हैरिंगटन, चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर कौन थे, HS हैरिंगटन। तो यहाँ से अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कालका शिमला रेलवे लाइन से। यहाँ पर चीफ इंजीनियर कौन थे, HS हैरिंगटन। तो यहाँ से जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश के होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपको। ठीक है, तो ये हमने बता दिया आपको। उसके अलावा जो यहाँ पर रह जाता है कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का कब दिया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टाइटल कब दिया गया, वो दिया गया 10 जुलाई। अगर मैं इसको चेंज करूं, दैट इज 10 जुलाई 2008। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको स्टेटस दिया गया 10 जुलाई 2008 को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं फिर। मंडी प्रोजेक्ट शिवधाम हैंग्स फायर। मंडी का प्रोजेक्ट ये आपको पता होना चाहिए सिर्फ, ये शिवधाम प्रोजेक्ट, यहाँ से इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है, ये शिवधाम प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या है। मंडी को क्या कहा जाता है, छोटी काशी। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट को छोटी काशी कहा, छोटी काशी से भी जाना जाता है। छोटी काशी किसको कहा जाता है, मंडी को। यहाँ पर भगवान शिव के 81 टेम्पल्स है। तो जो ये शिव धाम प्रोजेक्ट है ये किससे रिलेटेड है, रिलीजियस पर्पसेस से।
इसमें अभी तक जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है वो अभी तक नहीं मिल पाई है, तो ये प्रोजेक्ट भी शुरू नहीं हुआ है। आपको पता है जो जयराम ठाकुर जी हैं हमारे सीएम, वो भी कहाँ से हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट से। ये कहाँ पर बन रहा है, ये रिलीजियस टूरिज्म के लिए कांगनी धार। अगर मंडी से होंगे आप लोग तो आपको पता होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि शिवधाम प्रोजेक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में चला हुआ है और किस चीज़ से रिलेटेड है। तो रिलीजियस टूरिज्म से रिलेटेड है शिवधाम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज, अब जो उसमें इम्पोर्टेंट था, जो भी था, ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं आई थी वैसे, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। जितने भी एग्जाम होंगे हिमाचल प्रदेश के, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, डेफिनेट है कि आपको आएगा ही क्वेश्चन। तो इस आर्टिकल को यहाँ आपको कुछ ब्लर सा दिख रहा होगा, तो हम इसको डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। समावेशी विकास का उभरता मॉडल राज्य हिमाचल प्रदेश, तो इसमें क्या कहा गया है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स चलाई गई हैं, किसके अंतर्गत क्या आ रहा है। तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग एज अ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। चीफ कमिश्नर प्रोविंस के अंदर आ गया। 73वां हिमाचल प्रदेश दिवस था। तो देश की आज़ादी के उपरांत वर्ष 1948 को इसी दिन 30 छोटी बड़ी रियासतों के विलय से केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में अस्तित्व में आया। तो अभी कौन सा है, 73rd हिमाचल प्रदेश दिवस। तो वो 30 छोटी मोटी रियासतें, और जो 4 उस टाइम पीरियड में डिस्ट्रिक्ट थी वो कौन कौन सी, वो आपको पता होनी चाहिए। और वो 4 डिस्ट्रिक्ट कौन थी, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पता भी होगा आपको। चंबा, महासू, मंडी एंड सिरमौर। महासू में कौन कौन आता था, शिमला एंड किन्नौर। इसको अलग किया गया 1960 में, जो हम पढ़ेंगे बाद में। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ, जो हमारे चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, तो पहले चीफ कमिश्नर कौन बने, ये भी आ जाता है क्वेश्चन फर्स्ट। ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगी। तो पहले जो हमारे चीफ कमिश्नर थे, चीफ कमिश्नर वो कौन थे, NC मेहता। और जो 22 चीफ कमिश्नर थे, 22, वो कौन थे, EP मून। ये भी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट कौन थे, इसके बाद यही चीफ कमिश्नर बने और उसके बाद भगवान सहाय बने। और लास्ट कौन थे, भगवान सहाय। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद उसके बाद क्या आया, पार्ट C एक्ट। हिमाचल प्रदेश को पार्ट C बनाकर इसके लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई। हुआ क्या कि A, B, C इस तरह की डेजिग्नेशन दी जाती थी। तो 1951 में क्या हुआ, एक एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पार्ट C स्टेट्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्ट C एक्ट 1951, ये एक्ट आया और हिमाचल प्रदेश को पार्ट C का दर्जा दिया गया। पार्ट C का दर्जा दिया गया। तो अब क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी एक, जो पार्ट C का दर्जा दिया गया है। और उसके बाद क्या हुआ कि 1 मार्च 1952 को जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कौन बने, मेजर जनरल हिम्मत सिंह। और 36 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, ऐसे लिख रहा हूं मैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा बनी। इलेक्शंस हुए जिसमें से कि 24 सीट्स किसने जीती, कांग्रेस ने। इसमें से 24 कांग्रेस के पास आ गई, तो कांग्रेस मेजोरिटी में आ गई और जीत गई। और जो हमारे फर्स्ट CM बने वो कौन बने, डॉक्टर YS परमार। डॉक्टर YS परमार कब, 24 मार्च 1952। ये भी आपको याद रखना है अगर आप रख सकते हैं तो। जो पार्ट C थे, डिफरेंट को बताया मैंने कि डिफरेंट स्टेट्स को दिए गए थे। बिलासपुर भी उनमें से एक था, क्योंकि बिलासपुर जो था वो मर्ज नहीं होना चाहता था हिमाचल प्रदेश में। वो एक
अलग सा राज्य चाहता था कि हम अलग से रहें। लेकिन हुआ क्या कि 1 जुलाई 1954 को पार्ट सी स्टेट बिलासपुर को मर्ज किया गया हिमाचल प्रदेश के साथ। 1 जुलाई 1954 को, और कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनी, वो 5th डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि 4 हमारे पास पहले से थी और जो एरिया था, एरिया भी बढ़ चुका था फिर 28,185 स्क्वायर किलोमीटर। आज कितना है, 55,673 किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। तो उस टाइम इतना हुआ था 1954 तक। उसके बाद ये बढ़ा, उसके बाद और डिस्ट्रिक्ट भी मिली इसके साथ। 28,185 स्क्वायर किलोमीटर हुआ। और जो स्ट्रेंथ थी पहले 36 थी विधानसभा की, ये देखिए जो मैंने यहाँ पर बताया 36 थी, तो अब 36 से बढ़कर कितनी हो गई, 41 सीट्स हो गई लोकसभा में, सॉरी विधानसभा में। अब एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया गया, क्योंकि मांग ये उठ रही थी कि अब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन किस बेसिस पे किया जाए, क्या उसको लैंग्वेज के बेसिस पे किया जाए, ठीक है, क्या उसको जोग्राफिकल बेसिस पे किया जाए। तो 29 दिसंबर 1953 को एक कमीशन अपॉइंट किया, दैट इज स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसके बाद भी हम जो स्कीम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चल थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, ताकि आपका जो रिवीजन है वो साथ साथ में हो जाए, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ ये आपको पता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंट किया गया, उसके जो मेंबर थे वो कौन थे, जस्टिस फैजल अली, और दो उसके मेंबर थे डॉक्टर के एम पानीकर और HN कुंजरू। दूसरे कौन थे, HN कुंजरू, ठीक है, ये मेंबर थे इनके। और जो ये थे जस्टिस फैजल अली, ये इसके हेड थे। अब ये दो चाहते थे, जो ये दो हैं KM पानीकर और HN कुंजरू, की हिमाचल प्रदेश का जो विलय है वो पंजाब में हो जाए। लेकिन जो जस्टिस फैजल अली थे वो चाहते थे कि इसका ये एक अलग से स्टेट बने, और इनके फेवर में कौन थे, YS परमार। तो इन दोनों के योगदान से हिमाचल प्रदेश को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया गया। स्टेट का दर्जा नहीं दिया गया था उस टाइम पीरियड में, क्या हुआ कि इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, कि इतना बड़ा भी नहीं है कि आपको इसको एक बड़ी स्टेट बना दे, तो इसलिए हम इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा देंगे। पहले यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया कब, 1 नवंबर 1956 को। अब यूनियन टेरिटरी बन गया तो वो क्या हो जाएगा, लोकसभा जो विधानसभा है वो खत्म हो जाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर लेफ्टिनेंट जो गवर्नर बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर, आप देखना होगा जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो वो कौन बने उस टाइम पीरियड में, श्री बजरंग बहादुर वॉज अपॉइंटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये यूनियन टेरिटरी कब तक रहा, 1956 में बना यूनियन टेरिटरी, और उसके बाद ये 25 जनवरी 1971 तक रहा, ठीक है। ये तब तक यूनियन टेरिटरी रहा। लेकिन यूनियन टेरिटरी कब तक रहा, 1 नवंबर 1956 से 25 जनवरी 1971 तक। लेकिन वहां पर एवोल्यूशन किसका हो गया, खत्म क्या हो गई, जो विधानसभा जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई थी वो वहां पर खत्म हो गई। 36 जो 41 मेंबर की थी ये खत्म हो गई। अब क्या हुआ कि 41 मेंबर टेरिटोरियल काउंसिल बनाएगी इसकी जगह। और इसका ये क्वेश्चन आता है कि टेरिटोरियल काउंसिल के जो हेड थे वो कौन थे, ठाकुर करम सिंह। कहां के थे ये, मंडी डिस्ट्रिक्ट के। और 1960 में अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं, 1956 के बाद 19 क्या आता है, 60। तो मैंने महासू डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया था। 1960 में क्या हो गया कि चीनी तहसील ऑफ महासू डिस्ट्रिक्ट को अलग करके क्या बनाया गया, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। अब कितने हो गए डिस्ट्रिक्ट भैया, अब 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे पास। उसके बाद हिमाचल प्रदेश केम अंडर यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 में हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी एक्ट आया, यूनियन टेरिटरी एक्ट।
उसके बाद अगर आप आपको ये चीज़ पता है तो आप इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, आपको अगर पता है ये चीज़, ठीक है। तो 1963 में यूनियन टेरिटरी एक्ट आया 1963, उसमें क्या कर दिया गया, जो टेरिटोरियल काउंसिल थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ थी वो 41 थी, लेकिन उसमें 2 मेंबर और जोड़ दिए गए कि भैया अब 41 मेंबर यही हैं, 41 मेंबर में हमने 2 मेंबर और जोड़ दिए, ये 2 मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। और उसके बाद जब ये बन गई काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसके बाद क्या होंगे, इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस हुए और डॉक्टर वाई.एस. परमार फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए। उसके बाद 1966 में जो मेन चीज हुई, 1966 में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब हिल एरियाज। तो वहां से हमारे पास 4 और डिस्ट्रिक्ट निकल के आई, दैट इज कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला। शिमला में क्या हुआ, अलॉन्ग विद नालागढ़ एरिया को, वो भी इसमें शामिल हो गया। तो अब इसका जो एरिया था वो हो गया था 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अभी तक भी हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड का दर्जा नहीं दिया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कब इसको ये दर्जा दिया गया। तो यहाँ पर भी है 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन इससे पहले कि ये बिल कब पार्लियामेंट में पास हुआ, जुलाई 31 1970 को ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ कि भैया हमको स्टेटहुड का दर्जा दो, और ये बिल पास हुआ 18 दिसंबर 1970 को। 18 दिसंबर 1970 को पास हुआ, और 25 जनवरी 1971 को जो हमारी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी ऑफ इंडिया, मिस इंदिरा गांधी, उन्होंने रिज मैदान पर आकर ये कहा कि आपको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है। और 18 स्टेट ऑफ द यूनियन बनी, एरिया वाइज 14 स्टेट थी उस दौरान। और 1972 में क्या हुआ, फिर 1971 में ये हमारे को दर्जा मिल गया। 1972 में ऊना और कांगड़ा ऊना और हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट थी वो काब की गई, किसके निकाली गई, कहाँ से, रीऑर्गेनाइजेशन किया गया कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से ये निकल के आ गई। और हमारे पास कितनी डिस्ट्रिक्ट हो गई, 12 डिस्ट्रिक्ट, और 25 जनवरी 1971 को हमारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। बस ये आपने चीज़ याद रखनी है इस टॉपिक से। ये आपको समझ आ गया होगा, नहीं भी आया होगा एक बार फिर से देख लें। अब हम आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश ने लगभग 0 से अपनी विकास यात्रा आरंभ की थी। अब स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश ने आखिरकार क्या क्या किया था तब से लेकर के 1950-1951 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार यहाँ की कुल साक्षरता दर कितनी थी, ये आप अपने मेंस में लिख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने अब तक क्या डेवलपमेंट की है। तो 4.2% थी साक्षरता दर उस दौरान, और कितनी बढ़ गई अब 82.80%। जो हमारी लिटरेसी रेट है वो इतनी हो चुकी है, पहले कितनी थी 4.2%। इसमें से भी आप देख सकते हैं कि जो मेल थी, वो जो मेल अभी प्रेजेंट में है, मेल लिटरेसी रेट इज 90.83%, और फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है 76.60%। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। और प्रदेश के किसी भी गांव में पेयजल अवस्था नहीं थी, उसके अलावा वहां पर बिजली नहीं थी। तो बिजली में तो अब हिमाचल प्रदेश आज सरप्लस बिजली बन चुका है। और प्रति व्यक्ति आय जो उस दौरान थी वो कितनी थी, 240 रुपए प्रति व्यक्ति आय उस दौरान 240 रुपए थी जब हमें आज़ादी मिली थी, जब हिमाचल प्रदेश नया बना था। लेकिन अब कितनी हो गई है, 1,95,255 रुपए हो गई है। सबके पास तो नहीं है, लेकिन इसको निकालने का मेथड कुछ और होता है प्रति व्यक्ति आय का, ठीक है। तो जो सड़कें हैं, सड़कों की लंबाई भी बढ़ी उस दौरान से। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ हुई उसमें। सामाजिक सुधार में क्या चीज़ें की गई, प्रदेश सरकार ने वृद्धजनों के लिए सामाजिक पेंशन पाने के लिए आयु सीमा 80। अब देखिए जो पेंशन दी जाती है वृद्धजनों को, जो बूढ़े व्यक्तियों को पेंशन दी जाती है, उसकी जो एज थी पहले वो 80 ईयर थी, और उसको घटा करके अब कितना कर दिया गया है 70 ईयर। और जो आय सीमा की शर्त को उसको भी हटा दिया गया। ये आपको याद रखना है कि जो वृद्धजनों को जो पेंशन दी जाती है आखिरकार उसमें एज क्या है, और उसमें जो सीमा रखी गई है, जो आय की सीमा रखी गई थी कि भैया आपके पास अगर इतनी पैसे हैं तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। इस समय इतने 2,90,194 वृद्धजनों की इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, जिन्हें कितना दिया जाता है 1,500 रुपये प्रति माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है। 1,500 रुपये, ये भी आपने याद रखना है कि 1,500 पेंशन दी जाती है। और विधवाओं और दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 1 अप्रैल 2020 से
अब कितना कर दिया है, पहले 850 रुपये प्रति माह मिलती थी, अब कितनी मिलेगी, 1000 रुपये। ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अब कितनी वो बढ़ा करके पेंशन कितनी कर दी गई है, किसके लिए, विधवाओं और दिव्यांगजनों को। ये था सामाजिक सुरक्षा के लिए। अब महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया गया है, महिला सुरक्षा के लिए गुड़िया हेल्पलाइन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गुड़िया हेल्पलाइन कितना है, 15-15 आपने याद रखना है, ठीक है। 15-15 पर आप कॉल करेंगे तो महिला सुरक्षा ये गुड़िया हेल्पलाइन है, जिसमें से कि महिलाओं को क्विकली हेल्प दी जाती है। शक्ति बटन है दूसरा, जो आप देखेंगे अगर प्ले स्टोर पे देखेंगे तो ये ऐप आपको मिल जाएगी, शक्ति बटन, हिमाचल प्रदेश पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना, इसके बारे में भी हम देखेंगे अभी। हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत 2.76 लाख से भी अधिक गैस कनेक्शन महिलाओं के लिए निःशुल्क वितरित किए गए हैं। कौन सी, हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना, गृहिणी सुविधा योजना। और दूसरा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये दो चीजें हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कितने दिए गए हैं, 1.36 लाख गैस कनेक्शन बांटे गए हैं। और हिमाचल प्रदेश देश में सभी को घरेलू गैस कनेक्शन सुविधा प्रदान करने वाला प्रथम राज्य बन गया है कि सबको गैस कनेक्शन दिए गए हैं। तो दो चीजें मैंने यहां पर बताई, गृहिणी सुविधा योजना और दूसरा है उज्ज्वला योजना। तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसमें से जो बच जाते हैं, क्योंकि थोड़ी महिलाएं उसमें बच जाती, थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है उसमें उज्ज्वला योजना में कि थोड़े उसमें व्यक्ति शामिल नहीं, उनको उस योजना का वो लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो उनको हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया कि हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना लॉन्च कर दी, ताकि बाकियों को भी बेनिफिट मिल सके इस चीज़ का। और ये कब लॉन्च की गई थी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हिमाचल प्रदेश प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना है ये, उज्ज्वला योजना कब की गई, 1 मई 2016 को। और ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पर की थी, स्टार्टिंग कहाँ पर की थी, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसमें क्या था, प्रोवाइडिंग फ्री गैस कनेक्शन टू दोज फैमिलीज विच आर सर्वाइविंग बिलो दी पॉवर्टी लाइन। ये याद रखना है कि पॉवर्टी लाइन्स के नीचे जो आते हैं उनको ये कनेक्शन दिया जाएगा। और उसमें डिफरेंट कैटेगरीज थी कि आपको अर्बन में ये करना पड़ेगा, रूरल में आपको ये होनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स बेनिफिशियरी ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना, जो उनके बेनिफिशियरी हैं वो इसके बेनिफिशियरी बन जाएंगे। अंत्योदय अन्न योजना, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, मतलब ये चीज़ें उसमें आती हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। लेकिन इसमें से जो बच जाते हैं, जिनको ये सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है, उनके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना लॉन्च की गई। कब की गई, 2018-19 के बजट में। फैमिलीज विच आर कवर्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला कॉन्सेप्ट, किसके लिए, द प्लान विल बी इनकॉर्पोरेट टू दोज फैमिलीज, उनके लिए कि जो उससे बच जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज निःशुल्क चिकित्सा सुविधा। इसमें भी दो चीजें हैं, एक है हिम केयर योजना, ठीक है, हिम केयर योजना, और दूसरा है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में जो लोग बच जाते हैं, मतलब जो इस स्कीम के अंडर नहीं आते हैं, उनके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी एक योजना चलाई, दैट इज हिम केयर। वैसे इसके अंतर्गत क्या होगा कि परिवार के 5 सदस्य तक, इसमें है रिस्ट्रिक्शन है, 5 सदस्य तक 5 लाख रुपए तक की प्रतिवर्ष निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत अब तक 5.50 लाख परिवार अपना कार्ड बना चुके हैं, इतने बना चुके हैं। इसमें क्या है, रिस्ट्रिक्शन है कि आपका 5 सदस्य होने चाहिए। अगर आप 7 सदस्य हैं तो आपको नहीं मिल पाएगा, आप 5 अलग से रहिए, 2 का आप अलग से राशन कार्ड बनाइए, इस तरीके से आपको तब वो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आयुष्मान भारत में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहे 10 हो चाहे आप 12 हो, इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 76,000 रोगियों का उपचार किया गया, जिस पर लगभग 70 करोड़ रुपए व्यय हुए हैं। आयुष्मान भारत का भी 56,000 रोगियों ने लाभ उठाया है, जिस पर 56 करोड़, एक जो ऊपर वाला हिम केयर है 76 करोड़ तो इसमें ही लग गए हैं हिम केयर योजना में, और दूसरा 56 करोड़ किसमें, आयुष्मान भारत से लाभ उठा लिया है अभी तक से। तो इसमें क्या बनता है, जैसे आपका प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गया, उसमें आपको प्रीमियम भरना पड़ता है। पहले आपको फॉर एग्जांपल 330 रुपए का प्रीमियम भरना पड़ता है आपको,
तो गवर्नमेंट अगर 100 आदमी भी जुड़ते हैं तो आपको कितने हो गए, वो 33,000। ठीक है, इस तरह से आपको अगर 1 लाख जुड़ते हैं तो वो कितने पैसे हो गए, उसी पैसे में से वो लोगों को पैसे बांटेंगे। जो इस चीज़ का एक्सपेंसेस आएगा, जो भी एक्सपेंस आएगा, देखिए होता क्या है इसमें आयुष्मान भारत में, चलो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, लॉन्च कब हुआ ये, एज द रिकमेंडेशन बाई नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 टू अचीव द विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ऐसा नहीं है आपको पैसे मिलेंगे डायरेक्टली, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, एक होता है प्राइमरी और एक होता है टर्शरी और एक होता है सॉरी बीच में सेकेंडरी और एक टर्शरी। प्राइमरी मतलब आप हॉस्पिटल गए, आपने दवाइयाँ खरीदी, आप वापस आ गए, जैसे ओपीडी, आप हॉस्पिटल गए, वहाँ से आपने दवाइयाँ खरीदी, आप वापस आए, वो दैट इज योर प्राइमरी हॉस्पिटलाइजेशन। एंड सेकेंडरी इज आपको बुखार आ गया, आप एडमिट हो गए, आप 1-2 दिन बाद वापस आ गए, आप टाइफाइड का बुखार आपको आ गया, दैट इज योर सेकेंडरी। टर्शरी में क्या हो गया, आपको कैंसर हो गया, आपको तो नहीं हो गया, किसी मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया या कोई और प्रॉब्लम होगी बहुत ही ज़्यादा, तो वो क्या है टर्शरी में आता है। तो इसमें क्या कहा गया कि सेकेंडरी और टर्शरी में जो भी आपको एक्सपेंसेस होंगे हॉस्पिटल्स में, वो आपको दे दिया जाएगा। कितना, 5 लाख तक का एलिजिबिलिटी है इसमें भी। इसलिए अब किसी चीज़ में जाने के लिए आपको एलिजिबल होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो इससे बाहर रह जाएंगे। तो जो व्यक्ति इससे बाहर रह जाएंगे इस एलिजिबिलिटी से, तो उनके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम केयर योजना चलाई फॉर प्रोवाइडिंग द कैशलेस ट्रीटमेंट कवरेज ऑन द एनोलॉजी ऑफ आयुष्मान भारत टू द लेफ्ट आउट फैमिलीज। द स्टेट इज इम्प्लीमेंटिंग हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम हिम केयर। कब से, 1 जनवरी 2019 से। अब इसमें भी कंडीशंस हैं हिम केयर में, ये आपको याद रखने की, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है एंड 3 है कि क्या क्या इसमें करना पड़ेगा आपको, तब आपको ये सर्विसेज मिलेंगी। नेक्स्ट इज संसाधन एवं रोजगार सृजन। अब इसमें क्या किया गया कि आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपने अगर सुना होगा ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी धर्मशाला में, ये आपको याद रखना है कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कहां पर हुई थी। ठीक है, अब ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जरा ये कब हुई थी। ठीक है, साथ साथ में आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस एनालिसिस को लेकर के, क्या आपको काम आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले, मैं तो थोड़ा इसमें कुछ और ऐड कर सकूं इस तरीके से। तो इसमें 736 समझौते हुए थे, जिसमें कि 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात यहाँ पर प्रस्तावित की गई थी ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में। और किसान और बागवान यहाँ से बच गए हैं थोड़े। किसानों व बागवानों का विशेष ध्यान रखते हुए कृषि से जुड़ी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। किस तरीके से, अब केंद्र सरकार ने एक स्कीम चलाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सेंटर ने ये स्कीम चलाई अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच प्रोवाइड्स इनकम सपोर्ट टू द फार्मर्स। ये आपको याद रखना कि कब भी चलाई है, ये कब चलाई गई, 2019 में। स्टार्ट कहाँ से हुई थी, उत्तर प्रदेश, 24 फरवरी 2019 इन गोरखपुर यूपी। इसमें क्या होगा कि 6,000 दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में किसानों को एज ए इनकम सपोर्ट। बस ये उनके खाते में डायरेक्टली पैसे आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।